राजीव दीक्षित जी भारत के उन चंद व्यक्तित्वों में से एक थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देशभक्ति और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वे एक वैज्ञानिक, स्वदेशी प्रचारक और समाज सुधारक थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद, स्वदेशी आंदोलन और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। उनके भाषण आज भी लाखों लोगों के दिलों में जोश भर देते हैं। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले के नाह गांव में हुआ था। राजीव दीक्षित जी एक गरीब किसान परिवार में जन्मे थे। शुरू से ही पढ़ाई में तेज थे और उनकी रुचि विज्ञान और तकनीक में थी। उन्होंने बीटेक इलाहाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और एमटेक आईआईटी कानपुर से। उनके प्रोफेसर बताते हैं कि वे रिसर्च में बहुत तेज थे और उनका दिमाग सामान्य से काफी आगे था। उन्हें विदेशों से रिसर्च के ऑफर आए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका सपना था भारत में ही रहकर भारत का विकास करना। राजीव दीक्षित जी का पूरा जीवन स्वदेशी आंदोलन को समर्पित रहा। वे अंग्रेजी भाषा, मल्टीनेशनल कंपनियों, विदेशी संस्कृति और कॉरपोरेट लूट के सख्त विरोधी थे। वे स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े और पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन को जन जन तक पहुंचाया। विदेशी कंपनियों के बहिष्कार का आह्वान किया। कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट, लाइफ बॉय जैसी विदेशी कंपनियों के उत्पादों का खुलकर विरोध किया। भारतीय परंपराओं, आयुर्वेद और योग को प्रमोट किया। उन्होंने 4000 से ज्यादा सभाएं की और करीब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे संबोधित किया। उनकी बातें दिल से निकलती थीं और सीधा जनता के दिल में उतरती थीं। उनके कुछ प्रसिद्ध मुद्दे थे जिन पर आज भी तर्क वितर्क सक्रिय रहता है। स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। राजीव दीक्षित जी का सपना था कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बने। उनका मानना था कि विदेशी कंपनियां भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बना रही हैं। वे चाहते थे कि देश आत्मनिर्भर बने, हर गांव स्वावलंबी हो, विदेशी कंपनियों का बहिष्कार हो, भारत में आयुर्वेद और स्वदेशी विज्ञान का पुनर्जागरण हो, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया जाए, भारत को सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि लोग अपने जीवन की दिशा बदल लेते थे। वे भिलाई, छत्तीसगढ़ में मौजूद थे। एक प्रवचन कार्यक्रम के सिलसिले में 30 नवंबर 2010 की रात को अचानक बेहोश हो गए थे, लेकिन उनके बेहोश होने पर भी कई तत्व सामने आए। कुछ स्रोत कहते हैं कि वे मित्रा के आश्रम में बाथरूम के अंदर गिर पड़े थे और कुछ स्रोत बताते हैं कि वे भारत स्वाभिमान आंदोलन के एक ऑफिसर के घर में, जो कि जिला दुर्ग में है, गिर गए थे। खैर, जो भी रहा हो, पर सच्चाई सामने नहीं आई। उनके साथ कुछ स्थानीय साथी और संगठन के कार्यकर्ता थे। बाद में बाबा रामदेव और दीक्षित जी के परिवार के बीच बातचीत हुई थी। बाबा रामदेव ने फोन पर इलाज कराए जाने की सलाह दी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि राजीव जी ने इलाज से इनकार कर दिया। हालांकि परिवार इस दावे को खारिज करता है। सबसे पहले भिलाई के स्थानीय अस्पताल बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया गया। वहां डॉक्टर दिलीप रत्नानी ने बताया कि उन्हें मासिव हार्ट अटैक हुआ, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अस्पताल पहुंचने के थोड़ी देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सरकारी रूप से कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौर बताया गया। बाद में बाबा रामदेव के कहने पर उनका शव हरिद्वार पतंजलि योगपीठ लाया गया और अगली सुबह ही जलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। परिवार व कई समर्थक पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे, पर वह पूरी नहीं हुई। मौके पर मौजूद लोग, स्थानीय संगठन कार्यकर्ता, बाबा रामदेव और राजीव दीक्षित जी का परिवार था। फिर भी इलाज भिलाई के बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल में किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। और तो और शव को जल्दबाजी में हरिद्वार तक ले जाया गया। ढेरों सवाल अभी भी बरकरार हैं। हार्ट अटैक या जहर? रामदेव का हस्तक्षेप? सरकारी बयान के अनुसार उन्हें दिल का दौरा पड़ा और अस्पताल पहुंचने से पहले उनका निधन हो गया। लेकिन जनता और इनके परिवार का सवाल, उनके शरीर पर नीले निशान क्यों थे? परिवार की बिना अनुमति अंतिम संस्कार क्यों? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? बाबा रामदेव ने इतनी जल्दबाजी में दाह संस्कार क्यों कराया? अंतिम समय में उन्होंने कहा था कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। बड़े कारण जो लोगों के मन में हैं। सबसे बड़ा कारण बड़ी विदेशी कंपनियों का विरोध। वे कोका कोला, पेप्सी, कोलगेट जैसी कंपनियों की लूट का पर्दाफाश कर रहे थे। दवा माफिया के खिलाफ खुला युद्ध। वे एलोपैथी और दवा उद्योग की सच्चाई उजागर कर रहे थे। राजनीतिक साजिश। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने बड़े नेताओं की असलियत को उजागर करने की कोशिश की थी। जनता का मानना है
राजीव दीक्षित जी को योजनाबद्ध तरीके से जहर दिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। यह भी कहा जाता है कि जहर का इंजेक्शन देकर मारा गया। असली सच्चाई, कोई आधिकारिक जांच नहीं हुई, ना ही पोस्टमार्टम। सच्चाई आज भी रहस्य है, लेकिन करोड़ों भारतीयों के दिल में राजीव दीक्षित आज भी जिंदा हैं। सरकार ने 2019 में निरीक्षण का आदेश भी दिए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने 23 जनवरी 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र भेजा, जिसमें राजीव दीक्षित की मौत की नवीन जांच के निर्देश दिए गए। जांच का आदेश दुर्ग, भिलाई पुलिस को दिया गया था ताकि संदिग्ध परिस्थितियों का पुनः पता लगाया जा सके। इस आदेश का सीधा असर यह हुआ कि दुर्ग एसपी कार्यालय से एडिशनल एसपी सिटी रोहित झा को जांच सौंपा गया, जो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। वर्तमान 2025 तक इस पुनः जांच का कोई पब्लिक रिपोर्ट सामने नहीं आया है। स्थानीय मीडिया और पुलिस से कोई अपडेट नहीं मिला है कि जांच पूरी हुई या नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ जांच जारी है, लेकिन इसकी आधिकारिक स्थिति अस्पष्ट है। न तो सार्वजनिक रिपोर्ट मिली और न ही मीडिया में कोई खुलासा। याचिकाकर्ताओं या परिवार ने भी फिलहाल कोई अदालत में प्रगति दर्ज नहीं कराई। इसका मतलब फिलहाल केस रस्टिकेटेड या निष्क्रिय अवस्था में हो सकता है। आज भी उनके भाषण YouTube पर करोड़ों बार देखे जाते हैं। लाखों युवा स्वदेशी को अपनाने लगे हैं। हजारों लोगों ने विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना शुरू किया है। वे सिर्फ व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचारधारा थे। उनकी मौत से भले ही शरीर खत्म हुआ हो, लेकिन विचार आज भी जिंदा है। निष्कर्ष, राजीव दीक्षित एक सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को जगाने में बिता दिया। उनकी मृत्यु एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो उनके स्वप्न को साकार करना ही उनकी असली श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। स्वदेशी अपनाओ, भारत बचाओ।